दोस्तों अभी मैं इंदिरापुरम से जा रहा हूँ ऋषिकेश अपने जंगली रिजॉर्ट। और कई दिन से कई सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे थे कि फोर्स गुरखा का रिव्यू वीडियो बनाओ आप। टाइम मिल नहीं पाता, आज टाइम है, गुरखा ही चला रहा हूँ। अभी तो मुजफ्फरनगर के आसपास हूँ, तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ क्योंकि मैंने अभी गाड़ी चलाई है 15,816 किलोमीटर। तो जितना मुझे अभी तक आइडिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। बस आप लोग 2 मिनट रुको, मैं 2 घंटे में पूरा बता दूंगा। गुरखा की मार्केट में बहुत निगेटिव इमेज है कि गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, ऐसा है, इसीलिए बिकती नहीं है। ये सब मैंने भी सुना था खरीदने के पहले, और जब मैं प्लान कर रहा था, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो रेगुलर तो आपको सारी कहानी मालूम है। लेकिन बहुत सारे लोग ये वीडियो शायद फोर्स गुरखा रिव्यू टाइटल देख के भी आए होंगे। तो मैं बता दूं कि जब मैंने गाड़ी खरीदने का सोचा था कि ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी लेनी है, तो मैंने थार को कंसीडर नहीं किया था। पर्सनली मुझे नहीं पसंद, मतलब हर आदमी की अपनी चॉइस होती है। तो मैंने सोचा था जिम्नी खरीदने का, और जिम्नी के रिव्यूज ये होता है कि भाई जो मैंने चेक किए थे कि गाड़ी बहुत अच्छी है और बिकती नहीं है, कम पैसे में बढ़िया चीज है, वही सोच के ले भी रहा था मैं। तो मुझे उसमें कोई कमी नहीं। बीच में मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने देखा यार कि मेरा, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, तो जिम्नी में मेरा पॉस्चर जो है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए थी। तो फिर मैंने थार मुझे कंसीडर करनी ही नहीं थी। स्कॉर्पियो मैंने 8.5-9 साल रखी थी। एक ऑप्शन था कि मैं 4x4 में स्कॉर्पियो लेता या गुरखा लेता। फिर मैंने गुरखा के बारे में चेक करना शुरू किया, सब कुछ किया, कुछ लोग यूज कर रहे थे उनसे पूछा, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ठीक है। डिसाइड क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। गुरखा के अंदर जो इंजन है वो जी वैगन का है, मर्सिडीज जी वैगन का इंजन है। और इनकी आजकल फोर्स ट्रैवलर, जो टेम्पो ट्रैवलर बोलते हैं, वो गाड़ियां इनकी सड़कों पे चल रही होती है। बहुत पहले से मैटाडोर चलती थी, बड़ी फेमस गाड़ी थी मैटाडोर। हालांकि मेरे ख्याल से तब जी वैगन का इंजन नहीं था उसमें। तो गाड़ियां चल रही हैं, और मेरे दोस्तों के पास में टेम्पो ट्रैवलर थी, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं थी। इंजन जब मर्सिडीज का है तो वो बात तो खत्म हो गई थी कि भाई इंजन में कोई प्रॉब्लम है। अब बाकी जो प्रॉब्लम आती थी, मैंने सोचा था जो होगा देखा जाएगा। आज 15,800 चलाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। अब मैं आपको रिव्यू बताता हूँ, दूसरे नेगेटिव रिव्यू चलते हैं वो बताता हूँ। अपनी तरफ से मैं, देखिए पहली बात तो जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे फोर्स ने कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। तो आप, ये पेड प्रमोशन तो है नहीं कि मैं तारीफ करूंगा, मुझे क्या मिलेगा तारीफ करके, उल्टा मेरा नुकसान है। क्या नुकसान है आपको बताऊं। अभी क्या है, फोर्स गुरखा सड़कों पे दिखती नहीं है, अटेंशन बहुत मिलता है। आप समझ लो इंदिरापुरम से मैं मुजफ्फरनगर तक आ गया हूँ, एक फोर्स गुरखा सामने वाली रोड से क्रॉस हुई थी। और होता क्या है कि एक रिचुअल है कि फोर्स गुरखा अगर पास होती है तो दोनों एक दूसरे को डिपर मारते हैं। जब मैं अभी स्पीति गया था, लद्दाख गया था, वहां मुझे कई मिली। टोटल पूरा ट्रिप, क्या हो गया, सामने गाड़ी आ गई, बैक करना। अच्छा, तो पूरे ट्रिप में मुझे 30-40 गुरखा मिल गई होंगी वहां पे, टोटल दिल्ली से आने जाने मिला के, स्पीति और लद्दाख मिला के। तो रिचुअल क्या है कि डिपर मारने का, तो अच्छा लगता है क्योंकि गाड़ी कम दिखती है। अभी भी मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, उन्होंने देख ली थी। तो ये जो अटेंशन मिलता है, ये तब मिलता है जब गाड़ियां नहीं है सड़क पे। जब गाड़ियां सड़क पे आ जाएंगी, बहुत इनकेस आ जाएगी, तो कौन पूछ रहा है। तो मेरा कोई एडवांटेज नहीं है रिव्यू में तारीफ करने का, नुकसान ही है। मैंने बता दिया कैसे नुकसान है। पहले देखिए, जब नई थार आई थी, ये नया वाला मॉडल, लोग मुड़ के देखते थे। आज कोई मुड़ के नहीं देखता क्योंकि सड़कों पे भरी पड़ी है। थार का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा है, भरी पड़ी है इसका मतलब लोगों को पसंद आती तभी खरीदते हैं। यहाँ मैं गुरखा का बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने कम से कम नहीं तो 100 लोगों ने पूछ लिया इंस्टाग्राम पे। अभी कल परसों ही किसी ने पूछा, रात को भी जवाब मैंने दिया। दिक्कत बहुत होती है क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे फॉलोअर भी अच्छे खासे हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं। एक वीडियो बना दे रहा हूँ, अब कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा भाई वीडियो देख लो।
इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारी रील मिल जाएंगी या यूट्यूब में मिल जाएंगी कि बर्फ में, स्नो में जिम्नी को दिखा रहे होंगे कि जिम्नी के बारे में बताते हैं कि उसका वजन कम है, वो अपने वजन से दबती नहीं है। लोग बोलते हैं गुरखा दब जाती है, थार दब जाती है, इसलिए वो अच्छी गाड़ी। मुझे नहीं पता, मैंने 2-4 बार चलाई है, मुझे तो ठीक लगी, बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मेरा रिजॉर्ट है जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क ऋषिकेश के पास में, ऑफ रोडिंग लोकेशन पे है। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही हैं, महीने में 25 दिन में वहीं रहता हूँ। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पूरी ऑफ रोडिंग लोकेशन है। अभी 7 गुरखाज आई थी, एक छोटा सा ऐसे मीटिंग करके वहां पे वो किया था, ऑफ रोडिंग वगैरह की थी हम लोगों ने। साथ की साथ गुरखा गाड़ी थी। मैं वो शॉर्ट वीडियो डाला था, लंबा वीडियो तो मैंने डाला नहीं था, मैं यहाँ पे प्ले कर दे रहा हूँ। तो उसमें कई बाकी पूरे रास्ते तो मैंने ही लीड किया था। एक जगह जब पानी में से उतार के चढ़ानी थी, थोड़ा टफ था, तो मैंने बोला मैं लीड करता हूँ। लेकिन उसमें से एक थे, वो भी ऋषिकेश के थे, वो बोले मैं काफी एक्सपीडिशंस करता रहता हूँ तो मैं पहले चलना चाहता हूँ। मैंने कोई दिक्कत नहीं, वेलकम। तो पहले उनकी गाड़ी चली थी, फिर मेरी बाकी गाड़ी पीछे निकली। तो वो भी अच्छे ड्राइवर थे, लेकिन क्या था कि वो थोड़ा सा मिट्टी वाला इलाका था, तो उनको 2-3 बार बैक करनी पड़ी। उसके बाद मैंने निकाली, आप वीडियो में देख रहे हो, रेड गाड़ी, मेरी गाड़ी स्मूथली निकल गई। अब इसका एक जवाब तो यह है कि पहले वाली गाड़ी ने रास्ता बना दिया जो मिट्टी है, लेकिन उसके बाद जो पीछे गाड़ी निकली उसमें से भी कई गाड़ियों के बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने। इसका यह मतलब नहीं कि वो खराब ड्राइवर है, ड्राइवर वो भी अच्छे हैं। उस टेरेन का उनको आइडिया नहीं था, उस ऑफ रोडिंग टेरेन का, जहां मैं रहता ही हूं। मैंने उस टेरेन पे स्कॉर्पियो चलाई, मैंने उस पे जिप्सी चलाई, मैंने फोर्ड की एक जीप रखी थी वो चलाई, सिलेरियो भी चलाई। तो मैंने इतनी गाड़ी चलाई जो कि केवल जिप्सी 4x4 थी, बाकी सारी गाड़ी 2x4 थी। मैं 2x4 गाड़ियां भी आराम से वहां निकालता हूं, क्योंकि यूज्ड टू हूं ना, चलाने की मुझे आदत है, मुझे पता है कब कहां पे एक्सीलेटर देना है, कहां नहीं देना है। तो वो जो 7 गुरखाज थी उसमें किसी ड्राइवर की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था वहां का। लेकिन क्योंकि ये 7 गुरखा थी, अगर इस जगह ऐसा होता कि केवल एक गुरखा होती मेरी, बाकी गाड़ियां जिम्नी होती, थार होती, तो क्या रील बन जाती, गुरखा निकल गई, थार अटक गई, जिम्नी अटक गई, ऐसे बन जाती ना। जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि ड्राइवर के पास एक्सपीरियंस था उस जगह का, जो कि मैं था ड्राइवर। इसीलिए जब आप स्नो के वीडियो देखते हो, पहाड़ों के, जिम्नी के देखते हो, सैकड़ों जिम्नियां हैं वहां पे, और जो लोकल लोगों की है जो कि बर्फ में चलाने के आदी है, उन्होंने उसके पहले उन्होंने जिप्सी चलाई, बोलेरो कैंपर चलाई, सारी गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें पता है कब कहां पे कैसे निकालना है। तो उस वीडियो को देख के अगर आप अपनी गाड़ी का डिसाइड करते हो तो गलत है। ऐसी भी रील है जहां गुरखा जिम्नी को खींच रही है। तो ये बात समझाने का मेरा पर्पज ये है कि गाड़ी के साथ में ड्राइवर का एक्सपीरियंस भी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उस जगह से कैसे चला रहा है। मैं ऑफ रोडिंग में चला लूं, मैं कहीं भी नहीं अटकूंगा, अगर गाड़ी निकल जाएगी किसी की तो मेरी भी निकलेगी। लेकिन स्नो में ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम है स्नो का। 4-5 ये गाड़ी भी गई है स्नो पे, स्पीति में थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि अटक जाए। -15 में एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है किब्बर में, इंडिया का, वर्ल्ड का जो 2nd हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, वहां पे -15 था। मैं नवंबर में गया था, लेकिन तब स्नो ग्रीन ही थी ऐसी जबरदस्त। तो मैं स्नो का दावा नहीं कर रहा, यहाँ मैं अपने ड्राइविंग स्किल्स बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देख के गाड़ी का डिसाइड कर रहे हो तो आपको बात समझ में आए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास भी वेला टाइम है, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अगर आपको क्या इंटरेस्ट का वीडियो हो तो आप भी देखोगे। तो आप किसी रील को देख के डिसाइड मत करो, उस जगह उस ड्राइवर का भी एक्सपर्टाइज हो सकता है। वही ड्राइवर जिम्नी भी निकाल देगा, गुरखा भी निकाल देगा, थार भी निकाल देगा, बोलेरो कैंपर भी निकाल देगा, ठीक है ना। तो बात आती है अब कंपैरिजन की, तो क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप डिसाइड करोगे कि थार ये या वो, तो किसी गाड़ी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे किसी की तारीफ करनी। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बता दूं, इस गाड़ी का स्पेस बहुत ज्यादा है गुरखा के अंदर। मेरे पास 3 डोर है, और मेरा ये मानना है कि ऑफ रोडर व्हीकल जो होता है वो 3 डोर ही होता है।
जिमनी भी जो जापान में थी वो 3 डोर थी, इंडिया में जब लॉन्च करी तो उन्होंने 5 डोर करी थी। तो ऐसे थार जो 3 डोर थी उसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, जो मैंने सुना है, मैंने थार कभी चलाई नहीं है तो मुझे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो मैं, हालांकि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि रील से मत करो, लेकिन जो मैंने देखा है वही मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई जगह देखा कि थार रॉक्स फंस जाती है, 3 डोर निकल जाती है। कहीं मैंने सुना था कि वो स्कॉर्पियो के फ्रेम पे बनी हुई है, तो क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं इस गाड़ी का बताता हूँ, ये बेहतरीन ऑफ रोडर है। पहले जब मैंने खरीदी थी तो मुझे ये, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, अभी का किस्सा बताऊं, मैं मोरघट्टी गया था, पाखरो रेंज, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, वहां एक किसी बंदे से बातचीत चल रही थी, लोकल ही था, उसके पास बोलेरो थी। तो उसके बाद जब उसने गाड़ी, कुछ सामान हमें ट्रांसफर करना था गाड़ी में, गाड़ी के पास खड़ी करी तो बोलता, अरे ये तो बड़ी, कौन सी गाड़ी है, उसको नहीं पता था कौन सी। बोला हमारी बोलेरो तो इसके सामने बच्ची सी लग रही। वो बोला तो ये ऊंची बहुत है। जितना हमें, जब मैं इसका टेस्ट ड्राइव लेने पहली बार गया था तब मैं ले नहीं पाया था टेस्ट ड्राइव, देहरादून SKD मोटर्स ऑटोमोबाइल जो भी है। तो मैंने इसके पहले सिर्फ इसको सड़क पे चलता हुआ देखा था दूर से, और इसकी फोटो वगैरह देखी थी। जब मैं बगल में खड़ा हुआ मैं दंग रह गया, इतनी ऊंची गाड़ी इमेजिन नहीं की थी मैंने। कई बार मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं सड़क के किनारे, वो बोलते हैं सर जितनी वीडियो में लगती है उससे बहुत ऊंची है। मैं बता रहा हूँ, मैं 6 फीट 2 इंच हाइट के बाद मुझे इस पे स्टेप पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है। स्कॉर्पियो में डायरेक्ट बैठ जाता था। तो ऊंची बहुत है, तो हेडरूम है और पीछे सामान रखने की बहुत जगह है इस वाली में, 3 डोर में। 5 डोर में नहीं है, 5 डोर में बूट स्पेस बहुत कम है, क्योंकि पीछे तो 5 डोर में नहीं है, 5 डोर में उतना स्पेस नहीं है लगेज का, तो 3 डोर बढ़िया है। मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे लगता था कि हाईवे के लिए उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट है, लहराती होगी, ऐसा नहीं है। चलाना नहीं चाहिए 140 पर, लेकिन मैंने हाईएस्ट इसको चलाया 144 पे, जहां तक मुझे कंफर्टेबल लगा। जब मैं अभी अपने गांव रीवा जा रहा था मध्य प्रदेश, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चलाया था, काफी देर चलाई थी, तो ऐसे कोई नहीं लहराती। और दूसरी बात, इसकी खास बात जो है, जो कि स्कॉर्पियो में भी नहीं थी, कि ये एकदम दब के चलती है। स्कॉर्पियो जैसे रोड पे नहीं लहरें आती हैं, कई बार कोई पुलिया का हिस्सा सा उठा होता है, या कई बार अचानक रोड थोड़ी दबी सी होती है। जैसे KMP में तो बहुत है, जो कोंडली मानेसर पलवल वाला जो वो है, रिंग रोड सा बाईपास सा बना है, उसमें अक्सर ऐसा है, कई जगह होता है। इसमें फर्क ही नहीं पड़ता, आप 100 की स्पीड पे, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो या थोड़ा ज्यादा भी हो, वो लहर आएगी, क्योंकि इसका वेट, इस वाली का तो मेरे ख्याल से 2.5 टन के आसपास है, और 5 डोर का तो और ज्यादा होता है। ये चिपक के चलती है, तो मतलब हाईवे के लिए भी अच्छी है, मुझे पसंद आई ये पॉइंट। ऑफ रोडिंग के लिए बढ़िया गाड़ी है, अभी तक कहीं नहीं अटकी। इसमें 2 चीजें अलग दी है, डिफरेंशियल लॉक दिया है। इसके आगे लिखा होता है 4x4x4। हर कोई पूछता है क्वेश्चन कि भैया ये एक्स्ट्रा 4 किस बात का है, और जहां पे 4x4x4 लिखा है वहां पे एक लोगो सा है, उसमें 2-3 वो स्नो दिखाई है, रेगिस्तान दिखाया है, पानी दिखाया, ऐसे दिखाया है, तो कि भाई ये सारी, कई लोग समझ लेते हैं कि सारी जगह से निकल जाती है, ऐसा नहीं है। 4x4 का मतलब तो आपको पता है कि आगे के 2 टायर, पीछे के 2 टायर, और जो दूसरे 2 4 है वो इसके डिफरेंशियल लॉक है, मैनुअल। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग 20 लाख के बजट में ऐसे डिफरेंशियल लॉक किसी गाड़ी में नहीं है। तो डिफरेंशियल लॉक क्या करता है, वो ब्रह्मास्त्र है, जब गाड़ी कहीं फंस जाए तो। मैंने आज तक यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसमें क्या होता है कि देखिए, आप डिफरेंशियल लॉक क्या काम करता है, अगर खिलौने वाली गाड़ी आप उठाइए और उसको ऐसे घुमाइए, गोल गोल घुमाएंगे, तो क्या होगा कि वो, उसका एक टायर घिसट रहा होगा, 2 टायर चल रहे होंगे, 2 घिसट रहे होंगे, क्योंकि चारों टायर आपस में कनेक्टेड है उसके। तो ऐसा क्यों, जब आप देखिए कि जो रेस होती है स्टेडियम में, आप देखते हो तो 100 मीटर 400 मीटर जो भी रेस होती है,
तो उसमें सारे लोग बराबरी पे नहीं होते। जिसका जो सबसे घेरे के आखिरी में होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, और जो घेरे के नजदीक में होता है सबसे पीछे खड़ा होता है। उसका रीजन क्या है? जो घेरे के नजदीक है उसको कम डिस्टेंस तय करना है, और जो आखिरी वाले तरफ है उसको ज्यादा करना है, तो उसको उतना नाप के एडवांटेज दे दिया जाता है, आगे से दौड़ शुरू करता है। जब गाड़ी को हम सर्किल काटते हैं, जैसे अभी मैं टर्न ले रहा हूँ, तो टर्न लेते वक्त मेरा, क्योंकि मैं लेफ्ट को टर्न ले रहा हूँ, लेफ्ट वाले दोनों टायर जो सर्किल काट रहे हैं, राइट वाले टायर उससे ज्यादा काट रहे हैं, उनका घेरा बड़ा है। तो उसके लिए कंपनी हर गाड़ी में, चाहे वो 2x4 हो चाहे 4x4 हो, दोनों टायरों को अलग रखती है। जैसे आगे के दो टायर है तो दोनों टायर की मूवमेंट अलग है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए जब गाड़ी हम टर्न लेते हैं तो लेफ्ट टायर कम चक्कर काटता है, राइट वाला अपने हिसाब से ज्यादा काट लेता है। डिफरेंशियल के अंदर ये होता है, डिफरेंशियल लॉक में क्या होता है, वो लॉक करके खिलौने वाली गाड़ी की तरह बन जाता है कि वो साथ में मूवमेंट करने लगते हैं। इसीलिए इसमें ये डोर है ना, इसमें डोर पे एक नोटिस लगा हुआ है कि रियर वाला तो ठीक है, लेकिन जो फ्रंट वाला डिफरेंशियल लॉक है वो जब आप लगाएं तो स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंशियल लॉक लगा के आप काट रहे हो, रीजन वो टूट सकता है क्योंकि वो खिलौने वाली गाड़ी की तरह बन चुका है। अगर आप राइट को काट रहे हो तो राइट वाला टायर तो कम चक्कर काट रहा है, वो ज्यादा काट रहा है, लेकिन दोनों साथ में घूम रहे हैं तो वो रगड़ खाएगा। तो डिफरेंशियल लॉक लगा के क्या होता है कि जब गाड़ी आपकी फंसती है कहीं पे, एक टायर हवा में आ गया, एक नीचे है, तो अक्सर आप देखते होंगे गाड़ियां फंसने का वीडियो कि जो टायर जमीन पे है वो तो रुक गया, जो हवा में है वो घूमने लगता है गाड़ियों, चाहे वो 4x4 क्यों ना हो। डिफरेंशियल लॉक लगाने के बाद क्या होता है कि वो दोनों टायर की पावर एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो जो घूम रहा होता है वो घूमना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी पावर भी इसमें आ जाती है जो अटका हुआ है। मुझे किसी ने बोला था कि ये गाड़ी अगर एक टायर भी जमीन पे है तो निकल जाएगी। हालांकि ऐसा होगा कैसे मुझे समझ में नहीं आता, दो टायर तो जमीन पे होने ही चाहिए, तो क्योंकि इसकी पावर दूसरे टायर की एक में आ जाती है। ये है डिफरेंशियल लॉक का काम। ये मैनुअल है। मैनुअल में क्या है कि आप जहां जा रहे हो आपको पता है यहाँ फंस सकती है, पहले आपने गाड़ी रोक के लगा लिया, उसके बाद जब निकल गई तो आपने वापस हटा दिया। पीछे वाला लगाया उसमें खतरा नहीं है, आगे वाले में आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी सीधी जा रही है तभी लगाना है, और निकलने के बाद में उसको पहले हटा देना है, तब गाड़ी मोड़ना है। तो ये ऑफ रोडिंग का बता दिया मैंने आपको। एवरेज हाईवे पे 11 का है, जो मैंने फुल टैंक करा के जो मेजर किया है, और सिटी में तो मेरे ख्याल से 8 का देती होगी, ऐसा मैंने मेजर किया नहीं, क्योंकि पूरा सिटी में तो हो नहीं पाता ना, कुछ सिटी में चलती है, कुछ बाहर चलती है। तो एवरेज जिम्नी का भी मैंने यही सुना था, थार का भी मुझे लोगों ने यही बताया था, जिम्नी का पेट्रोल में ये है। अब इसके अलावा बहुत ज्यादा सवाल जो पूछते हैं, हर आदमी पूछता है कि डीपीएफ की प्रॉब्लम आती है इसमें। डीपीएफ का मतलब होता है मेरे ख्याल से डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ऐसा कुछ जो भी हो, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए, डीपीएफ की प्रॉब्लम सिर्फ गुरखा में नहीं आएगी, डीपीएफ की प्रॉब्लम हर गाड़ी जो BS 6.2 है उसमें आएगी। अगर आप लोकल चलते हो, चाहे वो थार हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, जो भी गाड़ी होगी, डीपीएफ में क्या होता है, एड ब्लू डलता है, यूरिया। वो पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स को एक साइलेंसर के बाद एक बॉक्स सा होता है वहां पे रख देता है। साइलेंसर सर्टेन हीट पे आता है तो वो अपने आप बर्न हो जाता है, नहीं आता है तो बर्न नहीं होता, उसको चोक कर देता है, उसको सूट बोलते हैं। तो वो आता है 70 की स्पीड के ऊपर, और वो भी करीब 20-25 मिनट गाड़ी चलनी चाहिए। ऑटो सिस्टम होता है, उसको रीजेन बोलते हैं, इसमें एक बटन भी होता है, हर गाड़ी में होता है। कमर्शियल गाड़ियों में तो बहुत पहले से आ रहा है, ट्रक बस में तो बहुत पहले से आ रहा है। अगर आपने रोड के किनारे यूरिया के बड़े बड़े टैंक से देखे होंगे, वो ट्रक बस में भरने के लिए होते हैं। उनमें कभी डीपीएफ की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? क्योंकि वो चलते ही हाईवे पे हैं। ट्रक बस लोकल तो चलते नहीं, तो अपने आप बर्न हो जाता है। उनका तो हैवी लोड होता है, हाई आरपीएम पे बर्न होता है वो। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही कि मैं चलते ही बाहर हूँ, तो मेरे साथ नहीं आती। एक बार वो वार्निंग साइन आया था, तो उसमें लिख के आया था कि 625 किलोमीटर दूर चलने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गुरखा की एक कम्युनिटी भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग अलग है। हमारा जो ग्रुप है
मेरी जो BS 6.2 है उसका ग्रुप है गुरखा ट्राइब, तो उसमें लोग हेल्प कर देते हैं, एक क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, और दूसरा तो उसमें मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, आप हाई RPM पे चलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वही हुआ, 10-15 किलोमीटर तो बीप बीप साउंड आती रही, उसके बाद क्लियर हो गया अपने आप। फिर जब मैं वहां गया था, सर्विस सेंटर गया था किसी दूसरे काम से, एडब्लू वगैरह, हाँ इसमें वो बोलते हैं फोर्स वाले कि भाई एडब्लू हमारे यहाँ से ही भरवाओ। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है, क्योंकि डीजल कहीं से भरवाओ, ऐसे एडब्लू है। लेकिन मैंने चांस नहीं लिया, मैंने कहा यार बोलते हैं तो भरवा लो, पता चला, क्योंकि मैं अभी भी सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, अकेले चलता हूँ, मैंने कहीं भी परेशान ना हो जाऊं। तो मैंने एक 10 लीटर का तो बकेट खरीद के अपने यहाँ रिजॉर्ट में रखा हुआ है, क्योंकि मैं ऋषिकेश के पास रहता हूँ, वहां सर्विस सेंटर नहीं है। सर्विस सेंटर है देहरादून में, हरिद्वार में है, लेकिन वो फोर्स का है, लेकिन वो गुरखा का नहीं है, वो टेम्पो ट्रेवलर का है। तो एक रखा है, जब तक नहीं खोलो वो खराब नहीं होता, खोलने के बाद 2-3 घंटे में खराब हो जाता। 10 लीटर इसके अंदर 24 लीटर आता है एडब्लू, 10 लीटर मैंने रखा हुआ है। अभी मतलब जरूरत नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं इनका सर्विस सेंटर होता ही है। तो 70 रुपीज पर लीटर के आसपास आता है वो। तो अगर आपकी रनिंग लोकल में है तो ना सिर्फ गुरखा, आप कोई भी डीजल गाड़ी मत खरीदना अगर आपको लोकल ज्यादा चलना है, आप परेशान रहोगे। इसमें एक रीजन का बटन होता है कि आप अपने घर पे खड़े खड़े ही रीजन दबा दो, आधे घंटे रहती है। मैंने एक बार दबाया है, 30 मिनट तक वो थी। तो अच्छा, इसमें क्या है ना कि कस्टमर सपोर्ट अच्छे से मिल जाता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बात क्लियर कर दूं। दबाया तो मैंने फिर उनको फोन किया, तो बोले सर इसको आप अबॉर्ड कर दो। तो अबॉर्ड कैसे होना है, ब्रेक दबा दोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो कर दिया, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो बीच में मुझे एक दिक्कत आई थी, तो मैंने मुझे लगा वो प्रॉब्लम तो नहीं, तो मैंने दबा दिया था, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब पहले वो दिक्कत बता देता हूँ, फिर मैं सर्विस सेंटर की कहानी बताता हूँ। इस गाड़ी मुझे 2 बार दिक्कत आई है। एक बार क्या हुआ, मैं चंबा जा रहा था, उस दिन स्नोफॉल हुआ था, तो मैं लौटा था कालागढ़ से, कॉर्बेट से, और डायरेक्ट मैंने सोचा चंबा चलता हूँ। चंबा के आगे कानाताल में स्नोफॉल था, मैंने कहा वीडियो शेडियो बना लूंगा, 2-3 घंटे रुक के वापस आ जाऊंगा। मेरा रिजॉर्ट 70-80 किलोमीटर है वहां से, तो थोड़ा स्पीड से जा रहा था। और उसके पहले एक घटना क्या हुई थी, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको याद होगा, नहीं हो तो आप बन जाओ सब्सक्राइबर। एक बार मैं नाइट ड्राइव कर रहा था जंगल में, ठंड बहुत ज्यादा थी, मैंने हीटर चलाया, तो जो फॉग था, फ्रॉस्ट सा जम जाता है, वो नहीं क्लियर हो रहा था, बार बार हट रहा था, और मैं कपड़ा मारना नहीं चाह रहा था। कपड़ा मारने से स्क्रैच आ जाते हैं। जो सॉफ्ट वाले कपड़ा उस दिन रिजॉर्ट में छूट गया था, टॉवेल टाइप का एक मैं यहाँ रखता हूँ, वो उससे मारना नहीं चाह रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने फुल पे हीटर कर दिया, मैं देख देख ऐसे कर रहा था। कई लोग के कमेंट भी आए थे कि उसमें ऐसा करना चाहिए, AC चलाना चाहिए, हीटर चलाना चाहिए। मैं बहुत सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था, मुझे भी समझ में नहीं आया। उसके बाद ये चंबा वाली घटना हुई। हुआ क्या, उस दिन जब हीटर चला रहा था, इसका अंदर का एक क्लैंप जो होता है, हीटिंग कॉइल, ये हीटर गाड़ियों में जो हीटर काम करता है कैसे करता है, कोई हीटिंग कॉइल नहीं होता हर गाड़ी का। जो कूलेंट होता है, जब गाड़ी चलती है गर्म हो जाती है तो कूलेंट भी गर्म हो जाता है। तो कूलेंट को ब्लोअर के पास से, जैसे हमारे फ्रिज की कॉइल होती है, AC की भी कॉइल होती है, AC में तो गैस होती है, हीटर हम जब गाड़ी का चलाते हैं तो कूलेंट कॉइल में चलता है, ब्लोअर वहां से हवा फेंक रहा होता है, गाड़ी के अंदर गर्म हवा जाती है। मतलब हीटर चलाने से कोई लोड नहीं पड़ रहा, ब्लोअर का ही लोड पड़ रहा है। तो जब वो चला तो जो भी हुआ, वो कुछ मुझे नहीं पता, प्लास्टिक का होता है, क्लैंप किसका होता है, वो हीट करके, क्योंकि मैंने फुल पे चला दिया था, वो क्लियर ही नहीं हो रहा था, उस दिन वो लीक कर गया होगा। लीक करने से क्या हुआ कि कूलेंट का थोड़ा पार्ट उसमें आ गया, वही भाप बन के मेरे विंडशील्ड पे जमा हो रहा था, जो उस दिन क्लियर नहीं हो रहा था। तब समझ में नहीं आया था। अब जब मैंने हाई स्पीड में चलाई वहां चंबा जाने के लिए, क्योंकि मैं लौटना था, वो लीक कर गया कूलेंट, तो गाड़ी हीट कर गई। हीट कर ही रोका, तो मैंने फिर सर्विस सेंटर को फोन लगाया, तो देहरादून कैस्केडी ऑटोमोबाइल के जो थे मैनेजर जो थे, उन्होंने बोला सर कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या है। तो बाद में जब काफी पूछने पाछने बाद उन्होंने कहा कि आप ये पैसेंजर साइड में देखो, पानी तो लीक नहीं हुआ। तो मैंने मैट हटाया, देखा तो वो गीला पड़ा था, तो बोले लीक कर गया है।
तो आप अच्छा, इसमें क्या है ना, 3 साल की वारंटी है और एक ये फैसिलिटी है कि आप कहीं से ही फोन करोगे तो आपको टोचन करने के लिए गाड़ी आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन मुद्दे की बात है, गाड़ी को आने में टाइम कितना लगेगा। शाम के 4 बजे की बात है, मैं पहाड़ पे था। अब मैं फोन करूंगा, आएगी 6, 7 बजे, 8 बजे, तब लेके जाएगी। फिर कहाँ लेके जाएगी? देहरादून। मैंने कहा मैं ले आता हूँ, ढाल पे है, हीट करेगी, रोक लूंगा करके। बोले आप आ जाओ, 6 बजे तक खुला है। मैं 6 बजे तक देहरादून के उसमें SKD ऑटोमोबाइल पहुंचा। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसका हीटर कोर या हीटिंग कोर बोलते हैं, वो गया हुआ है। तो पूरा डैशबोर्ड खुलेगा और गाड़ी मैंने कब मिलेगी? बोले 2 दिन तो सर बनने में लगेंगे। और ये बात है जनवरी की, तो 25, तो बोले 25 की छुट्टी है, संडे था शायद, और 26 को मंडे, 26 जनवरी, तो मैं 24 की शाम को पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई 25-26 तो ऐसे ही गाड़ी खड़ी रहेगी और उसके बाद 2 दिन हमें चाहिए, और वो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में नहीं है, तो आएगा, कई बार आने में 7 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे 3,500 रुपये पे करके अपने रिजॉर्ट जाना पड़ेगा टैक्सी से, फिर 3,500 रुपये दे के आऊंगा, 4 दिन बिना गाड़ी के रहूंगा। और फिर मेरी एक ट्रिप थी, मेरे गाँव जाना था मुझे, रीवा रोड ट्रिप। मैंने कहा मेरी वो ट्रिप पूरी कैंसिल हो जाएगी। मेरा आगे कुछ प्लान भी थे, संजय डुबरी नेशनल पार्क, बंधवगढ़ वगैरह के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली, मुझे जाना ही था, मेरा घर इंदिरापुरम में। मैंने कहा मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा, रिजॉर्ट आ गया उस दिन में। मैंने कहा हीट करेगी तो ठंडा करके, मेरे स्कॉर्पियो में भी एक बार हुआ था, तो मुझे आइडिया था कैसे करना है। तो वो हीट नहीं करी उसने, तो आ गया। जब यहाँ नोएडा में मारवा मोटर्स है, इनका सर्विस सेंटर, वहां ले गया, वहां उन्होंने 1.5 घंटे में ठीक कर दी। ना डैशबोर्ड खोला ना कुछ करा। वो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले सर इसका एक क्लैंप जो है वो लीक कर गया। अब वो क्लैंप क्या होता है मुझे नहीं पता, वो मतलब 1.5 घंटे में ठीक हो गया। पैसे वैसे तो लगे नहीं, क्योंकि गारंटी में है। एक स्विच चेंज करना था, वो ऑटो स्टार्ट वाला बटन है, तो नया अपग्रेडेड आया, तो वो भी उन्होंने फ्री में कर दिया। तो उससे क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करो, एक बार वो बटन दबा दोगे तो फिर उसकी ऑटो स्टार्ट वाला बटन ऑफ हो जाता है। फिर आप गाड़ी कहीं भी रोकोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। एक बार आपने बंद कर दी, फिर अगर उस बटन को दबाना भूल गए तो जहां रोकोगे वहीं आप ऑटो कट जो हो जाती है, न्यूट्रल करते ही बंद हो जाती है, वो चालू हो जाता है। लेकिन एक बार उस बटन को दबा दोगे तो जब तक वो ट्रिप चलेगी तब तक नहीं होगा। तो मैंने कहा वही ठीक है, मुझे पसंद नहीं आता वो ऑटो स्टार्ट वाला। तो सर्विस सेंटर का बता रहा हूँ कि एक सर्विस सेंटर ने ऐसा बोला और एक ने 2 मिनट में ठीक कर दिया। वहां जो उनका मिस्त्री भी है ना, हनी नाम है, बहुत बढ़िया टैकल करता है। अच्छा, मुझे पर्सनली सारे जानते हैं, तो एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, लेकिन गुरखा क्योंकि कम है, जनरली इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो जानते हैं कस्टमर को, सर्विस सेंटर वाले भी पहचानते हैं आपको। मतलब मैं जब इनके कहीं मेरी मुलाकात हुई, जो इनके नॉर्थ जोन के हेड थे, तो वो भी मेरे वीडियो देखते थे, बोले मैं जानता हूं सर आपको। तो टोल है, तो क्या चक्कर है, टोल क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? एनुअल पास लगाया हुआ है मैंने, तो इसमें सर्विस अच्छी क्यों मिलती है? क्योंकि गाड़ियां कम है, तो जो इनके स्टाफ है वो पर्सनली आपको जानते हैं। दूसरा एक और एडवांटेज है जो इस गाड़ी का है, जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। मतलब कोई मैं सीरीज से नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे गाड़ियों के रिव्यू करने की आदत तो है नहीं, पहला रिव्यू कर रहा हूँ चलती गाड़ी में। किसी भी, जब मेरे पास स्कॉर्पियो थी, उसके मेरी ये 7वीं 8वीं गाड़ी है, मारुति 800 थी, इंडिका थी, इंडिगो थी, जाइलो थी, स्कॉर्पियो थी, सिलेरियो अभी भी है, घर पे है। और ये जब भी मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया, मुझे वर्कशॉप के अंदर नहीं जाने मिलता था। वेटिंग रूम में बैठो, या महिंद्रा में तो कांच लगा होता था, वहां से आप देख सकते हो। जहां गाड़ी में काम हो रहा है वहां आप नहीं जा सकते थे। फोर्स गुरखा में आप वहां खड़े होकर भी काम करा सकते हैं। मारवा मोटर्स का तो जो सर्विस लाउंज है, मतलब जो कस्टमर लाउंज है, वो सर्विस सेंटर के अंदर से ही है। आपको वहीं से गुजर के जाना पड़ता है,
वॉशरूम वगैरह, पेंट्री और सब उनकी ऊपर ही बनी है। आप नीचे नहीं भी खड़े होगे तो अगर वो बालकनी से देखोगे तो आपकी गाड़ी का काम आपको दिखता रहेगा। SKD ऑटोमोबाइल में देहरादून में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बैठने का अंदर है, लेकिन आप जा सकते हो, मना नहीं करते फोर्स वाले। तो आपकी गाड़ी में क्या काम हो रहा है आप खुद देख सकते हो, ये एक एडवांटेज है। तो मैंने आपको ऑफ रोडिंग का बता दिया, बेहतरीन गाड़ी है। सर्विस सेंटर, हाँ, मारुति और महिंद्रा से कम है सर्विस सेंटर, लेकिन इनके टेम्पो ट्रैवलर जो फोर्स ट्रैवलर होते हैं पूरे में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर नहीं है। इवन जो इनकी कंपनी गारंटी करती है कि अगर आपको एडब्लू की वार्निंग आ गई, एडब्लू मतलब यूरिया, तो जब वो वार्निंग आती है उसके बाद गाड़ी चलती है, 600 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे स्टिकर भी लगे हेल्पलाइन के, तो वो उनका कहना है कि अगर आपको वो भी आ गई तो आप हमें बताओगे आप कहाँ हैं, तो हम 600 किलोमीटर के अंदर आपको आपके रूट पे अवेलेबल कराएंगे वो एडब्लू। ये फैसिलिटी भी अच्छी, कहीं भी ब्रेकडाउन हो तो अब अभी मैं किस्सा बताता हूँ। एक जो दूसरी प्रॉब्लम आई थी जिस दिन मैंने रीजन वाला बटन दबा दी, एक तो मैंने बता दी कि हीटिंग कॉइल का प्रॉब्लम आया था जो कि 1-1.5 घंटे में ठीक हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। गाड़ी रुकी नहीं, मतलब ऋषिकेश से चला के मैं इंदिरापुरम आ गया उस प्रॉब्लम के बाद। एक बार भी नहीं रुकी, गर्म हुई, बस पहाड़ पे हो गई थी गर्म, क्योंकि मैं चल भी रहा था, काफी तेज चल रहा था क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। तो वो लीकेज दूर हो गया था कूलेंट का। अभी होली के दिन क्या हुआ कि मैं ऑफ रोडिंग करने गया, हमारे रिजॉर्ट के आगे काफी एक हार्डकोर सी ऑफ रोडिंग है, वहां गया तो 3-4 मतलब 4 सीटर गाड़ी, सारे लोग बैठे थे। कुछ नहीं हुआ, एक चार जगह झटके वटके ऐसे लगे। फिर जहां पे मुझे गाड़ी रोकनी थी, रोक के थोड़ा इधर उधर वीडियो बनाया, थोड़ा घूमे घामे हम लोग। फिर जब गाड़ी में आके बैठा, स्टार्ट करी गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। इसका जो क्लस्टर होता है जहां आपको दिखता है स्पीडोमीटर वगैरह, वो ब्लैक हो गया। जो पेट्रोल जो डीजल वाला होता है वो दिख रहा है, जो हीटिंग वाला वो दिख रहा है, साइड वाला वो तो चल रहे थे, बीच वाला गायब हो गया। और जब मैंने एक्सीलेटर पे रेस दिया तो एक्सीलेटर रेस ही नहीं, मतलब दब रहा है, कोई रेस नहीं, क्योंकि मैं अपने रिजॉर्ट से आधा 1 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा इनके सर्विस सेंटर वालों को बुलाऊंगा, तो जो भी करेंगे, मुझे लगा कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने गाड़ी देखा तो चल रही है, बैक गियर दबाया, चल रही है, चला के मैं रिजॉर्ट तक लाया। और रिजॉर्ट में मेरा पहाड़ के नीचे से ऊपर तक का है, तो मैं जहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ काफी ऊपर खड़ी करता हूँ। शमशेर मेरा टीम मेंबर है, बोलता है कि सर नहीं चढ़ेगी, नीचे ही लगा दो। मैंने ट्राई कर लेते हैं, चढ़ेगी तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स में उतार लेंगे, फिर कर देंगे। 4 बंदों को बिठा के बिना एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ गई। अब उसके बाद होली का दिन था, मैंने इनके जो दिल्ली वाले हैं नितेश टाक सर्विस मैनेजर, उनको लगाया, तो उस वक्त उन्होंने नहीं उठाया, होली में रंग चल रहा था उस टाइम पे। और जो एरिया सेल्स मैनेजर है नीतीश शर्मा, बाद में नितेश टाक का फोन आ गया 1-1.5 घंटे बाद कि सर आपने कॉल किया था, मैंने बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, बोनट खोलना, जहां बैटरी होती है उसके पास फ्यूज बॉक्स होता है, 5 फ्यूज होते हैं, उनमें से 1 नहीं निकलता, बाकी 4 निकल आते हैं, उनको निकाल के वापस लगा दो। तब तक मैं नितेश शर्मा का व्हाट्सएप आ गया कि सर आप कहाँ पे हो, मैंने प्रॉब्लम बता दी थी लिख के। बोले आप कहाँ पे हो, ऋषिकेश हो कि नोएडा में हो, ताकि वो इंतजाम कराए। मैंने कहा नितेश टाक से बात हो गई है, तो मैं अभी करके देख रहा हूँ, वो चीज नहीं होगी तो बताऊंगा। मैं आया गाड़ी के पास, मैंने ऐसा किया तो स्टार्ट हो गई, कुछ नहीं सही था वो, बस कुछ हुआ क्या, जहाँ इतने धचके वचके लगे थे ना, वहां एक आध फ्यूज लूज हो गया था, उसमें से दोबारा लगाया तो उसके चलते एक्सीलेटर 1 या 2 लूज हो गए होंगे। तो एक वो इसका क्लस्टर और एक एक्सीलेटर का था। तो मुझे 2 प्रॉब्लम आई है। मैंने गाड़ी लिए हुए 5 महीने होने को आ रहे हैं, और 5 महीने मैंने 15,857 हो गया गाड़ी चलाई है। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो ये रिव्यू है, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने ऑफ रोडिंग के बारे में बता दिया, सर्विस के बारे में बता दिया, माइलेज के बारे में बता दिया, इसके 4x4x4 का चक्कर बता दिया। स्पीड में अभी 88 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और बिल्कुल कहीं भी जो रोड में लहरें आती है ना, जो रोड की, इससे ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी मैंने नहीं चलाई।
मैंने बताया ना 7वीं 8वीं गाड़ी है मेरी। कितना पड़ेगा? 800। इंडिका, इंडिगो, ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, सिलेरियो, ये मेरी 7th कार है। इससे ज़्यादा हाईवे पे कंफर्टेबल कोई गाड़ी नहीं थी। इंजन मर्सिडीज का है तो कोई डाउट होने का चांस नहीं है। कुछ बातें जो मुझे पर्सनली पसंद है, अब जैसे अभी आपको जितनी भी आवाज सुनाई दे रही है, अभी एसी चल रहा है तो विंडो बंद है, इसकी आवाज में एक जो मुझे जो पसंद है, इसके अंदर जो एक ग्रंट साउंड आता है ना, जब रेस देते हो, जब हिल्स पे आप जाते हो, बगल में दीवार होती है और जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो एक जो उसको बोलते हैं उसकी टर्बो की साउंड, हम जो ऐसी आवाज आती है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे बुलेट चलाने वाले को बुलेट की आवाज पसंद होती है ना। इवन मैं अभी जब पहाड़ पे वीडियो बनाता हूँ, विंडो खुली होती है क्योंकि ठंड का, अभी तो ठंड के ही मौसम थे, तो उसमें कई लोग कमेंट करते थे कि वाह क्या टर्बो की साउंड है। इसमें सेकंड थर्ड के बीच में क्या होता है, कहीं पे ऐसा होता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक बार ये गाड़ी एक साउंड करती है, मुझे बड़ी पसंद है वो ग्रंट साउंड से, हम करके एक सांस सी छोड़ती है। तो अब मेरे एक दो दोस्त हैं, वो आए बैठे तो वो बोले, उनके पास तो काफी महंगी गाड़ी थी, वो थी स्कोडा की थी, 70-80 लाख रुपए की आती है वो, कौन सी गाड़ी थी तो जो भी है नाम भूल गया मैं। तो वो बैठे इसमें, बोले बड़ी कंफर्टेबल लग रही है, झटके मतलब नहीं लग रहा है। बॉडी रोल तो था, देखिए बॉडी रोल थार में भी है, सब में है, एसयूवीज में होता है वो वाली का। अब देखिए ये लहर आई लेकिन इसमें मालूम नहीं चला। तो बॉडी रोल जो ऊंची गाड़ी होगी, अब इसका सबसे, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस इसका है मेरे ख्याल से 234 mm, हाईएस्ट है गाड़ियों में। तो मेरी स्कॉर्पियो 2010 मॉडल थी तो 185 था उसका, उस टाइम पे सफारी का 186 होता था, आजकल स्कॉर्पियो के 200 के आसपास होता है। तो मैंने, वो बोले इसमें साउंड नहीं आ रही बिल्कुल, गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, तो मैंने कहा आएगी अभी, रुको विंडो को, तब क्योंकि धूल वाले इलाके में थे तो हम सर्दी में भी विंडो बंद करके चल रहे थे। तो मैंने विंडो डाउन की, फिर मैंने एक्सीलेटर दिया, तो जो आवाज आ रही, बोले, मैंने कहा मुझे तो मजा आता है, ये जब तेजी में जेसीबी काम नहीं करती वैसी आवाज निकालती है कुछ, जब वो कहीं आप लो गियर में चलाओगे ना, तो बोले मुझे भी अच्छी लग रही है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये साइलेंसर ऊपर लगा है, साइलेंसर नहीं, स्नॉर्कल है जो कि इंजन में हवा जाती है, इसलिए इसकी वाटर वेटिंग जो है 700 कंपनी बोलती है, लेकिन वैसे बताते हैं 800 के आसपास mm है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी से निकलना होता है, लेकिन वो मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे यहाँ जो पानी होता है बारिश में तेज बहाव वाला होता है, उसमें तो बस खड़ी कर दोगे तो बह जाएगी। वाटर वेटिंग का मतलब ये नहीं था बहते पानी में डाल दो गाड़ी, तेज फ्लो वाले, वो होता है भरा हुआ पानी है, जिसमें फ्लो नहीं है तो ये निकल जाएगी, क्योंकि इसमें इंजन के अंदर पानी जाएगा नहीं, ऊपर है, लेकिन 700 mm के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी जाने के चांसेस होते हैं। तो बाकी गाड़ियों का 300-400 mm का वाटर वेटिंग है, इसका 700 कंपनी बोलती है, लेकिन उससे ज्यादा बताते हैं। दूसरा, जब मैं विंडो खोल के चलाता हूँ अभी तो वीडियो बनाता हूँ अपने नॉर्मल वाइल्ड लाइफ का, मेरा तो वाइल्ड लाइफ का काम है। कई लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था कि टर्बो चेक करा लो, सीटी जैसी आवाज आ रही है, तो सीटी जैसी आवाज टर्बो से नहीं आती, इसका जो स्नॉर्कल है ना, वो एकदम यहाँ जो विंडो के पास लगा है, देखता हूँ अभी आ रही क्या, अब पता नहीं आपको सुनाई दे रहा कि नहीं आ रहा, एक सीटी जैसी आवाज है। तो स्नॉर्कल में जो हवा घुसती है ना, वो हवा घुसने की आवाज होती है। तो इसका फुल्ली फंक्शनल स्नॉर्कल है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है, सब कुछ कर दिया है। सीटें कंफर्टेबल है, 4 सीटर में बढ़िया पुशबैक सीट है। पीछे वाली सीटें पीछे स्लाइड नहीं करती, पुशबैक हो जाती हैं, आगे वाली तो जैसी होती है वैसे। इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि धूल इसमें बहुत घुसती है मेरी वाली गाड़ी में, 3 डोर में, क्योंकि मेरा धूल का ही काम है, जहां मैं रहता हूँ ऑफ रोडिंग है। विंडो अगर खोली तो शायद इधर से घुसती है, पीछे तो खुलती नहीं, पीछे वाली विंडो नहीं खुलती इसमें, शायद इसलिए ज्यादा घुसती है। दूसरा, इसके क्योंकि इसके पहले मैं चला रहा था सिलेरियो, उसके टायर पतले थे, उसके ग्रूव्स भी, ये इसमें कंपनी ऑल टेरेन टायर देती है, एलॉय व्हील्स है, R18 टायर है, बड़ा टायर है, तो उसके चलते धूल ज्यादा उड़ाती है। जो उससे जो गुट्टक होते हैं ना,
उसमें धूल ज़्यादा फंस जाती है, चौड़े टायर हैं तो ठीक है। एसी चलाओगे दिक्कत नहीं है, ऑफ रोडिंग में विंडो खोल के चलाओगे धूल आएगी। तो क्या बचा दोस्तों, मेरे ख्याल से सारा ही कवर कर लिया मैंने। अच्छा, सर्विस, मेरी इस गाड़ी की पहली सर्विस 9000 के आसपास हुई थी। अभी एक ही सर्विस कराई है, 10,000 पे होती है ना, अभी तो 5,000 के बाद दूसरी होगी। 2010 में मैंने स्कॉर्पियो नई खरीदी थी, मुझे याद है उस टाइम पे पहली सर्विस 15,000 रुपए की हुई थी स्कॉर्पियो की, एम हॉक इंजन। आज कितने में होती मुझे नहीं मालूम। तो आज से 16 साल पहले 15,000 रुपए की सर्विस स्कॉर्पियो की हुई थी। आज इस गाड़ी की सर्विस, पहली सर्विस, ऑयल चेंज सब हुआ था उसमें, 9,000 में हुई थी। अब सेकंड कितने में होगी नहीं मालूम। तो उस हिसाब से इसकी मेंटेनेंस महंगी नहीं है। तो मेरा इस रिव्यू का कंक्लूजन यह है कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। मुझे जरा सी भी जो एक दो प्रॉब्लम आई, वो तो क्या, स्कॉर्पियो में भी एक बार बेल्ट टूट गई थी, हीटिंग वाली प्रॉब्लम आ गई थी। सिलेरियो में मैंने वो जो लीकेज वाला बता रहा हूँ ना, हीटिंग कॉइल की, वो पैसेंजर साइज कूलेंट आ गया था, सिलेरियो में भी हो गया था। कभी ना कभी किसी न किसी गाड़ी में कोई, अब ये फ्यूज थोड़े हिल गए। वो इतनी ज्यादा ऑफ रोडिंग में कभी स्कॉर्पियो डाली नहीं थी जिसमें ये डाली थी, क्योंकि वो 2x4 थी, होता तो शायद उसके भी हिल जाते। तो इसके बारे में जो दूसरे यूजर्स हैं वो बोलते हैं कि ये मझदार में नहीं छोड़ती है, ले आती है घर तक, अटक भी जाए तो। आगे आगे जो एक्सपीरियंसेस होंगे अपने वीडियो में शेयर करूंगा। उस दिन मैं होली के दिन जहां 1 किलोमीटर दूर ही जो प्रॉब्लम आया था, तो बिना एक्सीलेटर के चल के आई थी और पहाड़ पे चढ़ गई थी। तो मैं सेटिस्फाइड हूं। अब सवाल ये उठता है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑफ रोडिंग का काम है तो ही आपको लेनी चाहिए, अगर आपका लोकल चलने का काम है तो नहीं। मेरी तो 3 डोर है, पार्किंग में दिक्कत नहीं होती, 4 मीटर के आसपास की लेंथ है, स्टेपनी थोड़ा बाहर निकली है तो पार्किंग आसानी से हो जाती है। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है इसका 3 डोर का। जिमनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिमनी को आपको जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे गाड़ी बैक करनी पड़ती है। मैंने चलाई है 2-3 लोगों की, मेरे यहाँ रिजॉर्ट में आते थे, कुछ टर्न्स हैं जहां गाड़ी रोक के बैक करनी पड़ती थी, इसको कहीं नहीं गए। जहां सिलेरियो मुड़ती थी वहां ये मुड़ती है। तो सिलेरियो जैसी छोटी कार के बराबर इसका टर्निंग रेडियस है। अगर 5 डोर लेते हो, थोड़ा सा उसका 1 मीटर लंबा टर्निंग रेडियस है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं? अगर आपका ऑफ रोडिंग का काम है तो आपको लेनी चाहिए, नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए। स्टीयरिंग हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी तो बड़ी है, एक तरह से ये मिनी ट्रक है गाड़ी। तो हाँ, इसकी एक बात बताना भूल गया, इसकी जो पुलिंग पावर है वो 3000 kgs है। जहां तक मेरा अंदाजा है थार की 700 kgs है। तो इसी क्यों ज्यादा है आप अंदाजा लगा लो। फोर्स अर्बानिया गाड़ी आपने देखी है, 16 सीटर, सेम इंजन है। अर्बानिया का BHP कम है, इसका ज्यादा है। 20 सीटर टेम्पो ट्रेवलर होता है, फोर्स ट्रेवलर, उसका भी इंजन सेम है, बस BHP सबसे ज्यादा है इन्होंने गुरखा का दिया, 140 BHP। अब क्या होता है, जैसे एक इंस्टाग्रामर है, वो रील बनाते हैं। जब मैं गाड़ी खरीद रहा था तो मुझे कई लोगों ने फॉरवर्ड किया था कि वो बोलते हैं फोर्स गुरखा कभी नहीं लेनी चाहिए। उनके पास वो रहते गाड़ी में ही है, तो उनके पास 2018 मॉडल है और वो ये गुरखा है। उसके पहले गुरखा का एक मॉडल आता था एक्सप्लोरर और एक आता था एक्सट्रीम। वो मतलब उन गाड़ियों में प्रॉब्लम थी पुराने में। सबसे रिफाइंड मॉडल जो है यही है, मैंने 2025 में ली है। 2024 में जो मॉडल आया है इसका गुरखा का, उसमें जो कमियां थी इन्होंने दूर कर दी। पहली बात तो इसमें 4x4 मैनुअल नहीं है, स्विच है। 4S तो ऑन फ्लाई चला सकते हो। 4L के लिए बोलते हैं कि आप रोक के क्लच दबा के करो। मैं सेफ्टी के लिए भाई 4H भी गाड़ी रोक के क्लच दबा के लगाता हूँ, कि बोलते हैं कहीं अटक गया दिक्कत हो जाएगी। मैं जंगलों में रहता हूँ। तो पहले वाली गाड़ी में क्या था, जो लुक में ऐसी थी, जो 2022 मॉडल था, कि उसका BHP कम था, 90 BHP था। टायर भी जहां तक मेरा अंदाजा है R15 थे, R16 होंगे, R15 ही थे जहां तक है। इसके टायर R18 है, तो ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा हो गया। 90 BHP को 140 BHP कर दिया। स्विच का मुझे नहीं पता उसमें स्विच था कि नहीं था।
जो मैनुअल था वो फोर्स मोटर का ही था। ये जो स्विच है ये फोर्स मोटर्स का नहीं है, इन्होंने कहीं से मंगाया है, दूसरी कंपनी का। तो इंजन भी मर्सिडीज का है, 4x4 का स्विच भी किसी और का बनाया हुआ है। तो अब सब कवर हो गया। मेरा गला बैठ दुख गया है क्योंकि मैं फोन मुझसे दूरी पे रखा है ना, तो थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ कि आवाज आए, बिना माइक के बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मेरा रिव्यू यह है कि गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफ रोडिंग पसंद करते हो तो ले लेना, लोकल चलते हो तो बिल्कुल मत लेना कोई भी डीजल गाड़ी। दूसरी रील से ये मत कंपेयर करो कि जिमनी चल रही है। मैंने बताया कि वो ड्राइवर जो चला रहा है बर्फ में वो यूज्ड टू है जिमनी। उसके पहले जिप्सी चलाता था, उसके पहले बोलेरो चलाता था। आप एक ड्राइवर जो कि बाहर का है वो जिमनी चलाए और वो चलाए, मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी जो पावर है 2600 सीसी, जिमनी की 1500 सीसी, मुझे तो नहीं लगता। जितना इसका वजन ज्यादा है उतनी पावर भी तो ज्यादा है। इसमें डिफरेंशियल लॉक है मैनुअल, उसमें नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। कभी ऐसी कोई नौबत आई कि कहीं ऑफ रोडिंग करने गए हुए और जिमनी भी होगी, थार भी होगी, तब देखेंगे कि क्या फर्क है। अगर कोई फर्क हुआ तो एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने में कितनी देर लग रही है। तो अभी इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। मेरे हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे आ गया। ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल रूट है, लेकिन गुरखा को लेके इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं हम लोग। और आगे एक नदी का रास्ता है। तो मुझे अभी सडनली याद आया कि जो जिमनी मैंने चलाई थी, तो वो जिमनी सितंबर के महीने में जो चला रहे थे, तो नदी, उन्होंने कहा यार नदी नदी चलाते हैं, तो वो अटक गई थी। फिर ट्रैक्टर बुला के खिंचवानी पड़ी थी। अटकी क्यों थी? क्योंकि उसके पत्थरों पे, नदी में जो पत्थर होते हैं ना, उसके बॉडी टिक गई थी, तो टायर स्पिन करने लगे थे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जिमनी तो स्नो से निकल जाती है, लेकिन यहाँ तो अटक गई थी। हालांकि इस रास्ते पे नहीं अटकी थी, हार्डकोर ऑफ रोडिंग पे अटकी थी। एक बार की बात है, नॉर्मल यही रास्ते में नदी में पानी आता है। XUV 500 थी, हमारे यहाँ से गेस्ट लौट रहे थे, तो वो पूरे 6-7 लोग बैठे थे उसमें। उसी दिन मुझे मालूम चला कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, वरना स्कॉर्पियो तो रियर व्हील ड्राइव थी। वो अटक गई। फिर ट्रैक्टर, तो जिमनी भी ट्रैक्टर से खिंचवाई और XUV 500 भी ट्रैक्टर से खिंचवानी पड़ी। रीजन क्या हुआ कि वो जब फ्रंट व्हील ड्राइव थी, बाकी गाड़ी निकल रही थी, मेरी तो सेलेरियो में निकल रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था, उन्होंने तेजी से डाल दी एक जगह, और क्योंकि लोडेड गाड़ी थी तो फोर्स से वो जाके एक पत्थर पे टिक गई, उसकी आगे की बॉडी। फ्रंट व्हील ड्राइव थी, 2x4, तो टायर स्पिन करने लगे। कितनी अच्छा भारी गाड़ी थी, कितने ही धक्का मारो, सबने मिलके, हम लोगों ने, मैं निकल रहा था वहां से, हालांकि गेस्ट मेरे यहाँ से लौट रहे थे, लेकिन उसके बाद वो निकले। उसके आधे 1 घंटे बाद मैं रिजॉर्ट से निकला, मैं ऋषिकेश जा रहा था, तो देखा उनकी गाड़ी अटकी है। बहुत धक्का लगा। हम लोग 2-3 आदमी थे, वो सारों ने मिलकर लगाया। जब नहीं निकली तो ट्रैक्टर बुलाया। तो ये बताने का मेरा पर्पज ये है। अच्छा, इसी रूट पे कई बार थार भी अटकाई है लोगों ने। गुरखा नहीं अटकाई क्योंकि गुरखा है ही कम, आती है यहाँ पे, मतलब एक डॉक्टर साहब लेके आते हैं रेगुलर साहब, तो यहाँ कोई नहीं अटकेगी। मतलब वो जो अटकी XUV वो इसी रास्ते में आगे, लेकिन पानी में जाके, पानी आता है आगे। और बाकी ऑफ रोडिंग तो ये इधर है ना, इधर कहीं भी लेके चले जाओ। इधर बीच बीच में गहरी नालियां हैं नदी की, और आगे की जो मैं बता रहा हूँ जहाँ होली पे गए वो तो और ज्यादा हार्डकोर है। या जो मैंने बताया कि वो 7 गुरखा आई थी, वो और ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग थी। पानी भी था, फिर उसमें चढ़ाई भी थी। तो गाड़ी का जजमेंट कभी भी आप करें तो ये ना देखें, क्योंकि बर्फ में जब आप देखते हैं कि जिमनी निकल रही है, तो आप बर्फ में देखते हैं कि लॉर्ड ऑल्टो भी निकल रही है। वो ड्राइवर का स्किल है। ये मेरा बताने का पर्पस, किसी भी गाड़ी को आप खरीदोगे, मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। गुरखा भी खरीदोगे तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है। तो रिव्यू वीडियो समझा के बनाना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। तो बता रहा हूं कि आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो उसमें जो ड्राइवर बैठा है, हो सकता है वो उस इलाके का माहिर हो,
स्नो का माहिर हो तो आप उस गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हो, समझते हो। एक पॉइंट और अभी मुझे याद आया कि ये ऊंचाई में तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई में थार से थोड़ी सी शायद कम है। एक बार आप गूगल कर लेना, जवाब लेना। तो चौड़ाई में भी क्या है कि उसका आप फ़ायदा भी समझ सकते हो, नुकसान भी समझ सकते हो। नुकसान ये है कि तंग गलियों में, तो टोयोटा की 4x4 गाड़ी में यह दिक्कत आती है, बताते हैं कि जो सकरी गलियों में जाके वो अटक जाती है पहाड़ पे। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये परफेक्ट गाड़ी है। हर गाड़ी का मैंने खरीद ली तो मैं तारीफ करूंगा, ऐसा नहीं। मुझे क्या मिलेगा, मैंने बताया ना आपको कि अभी तो ये कम गाड़ी चलती है तो हेड टर्नर है। हर आदमी रुक के देखता है, पूछने आता है। कई लोग तो रास्ते में पूछते हैं, सर जगह कितनी है, स्पेस कितनी है, क्योंकि गाड़ी सड़कों पे कम है। जिस दिन ज़्यादा हो गई कोई नहीं पूछेगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से ऑनेस्ट रिव्यू बनाया है। तो दोस्तों, जब आप कोई भी गाड़ी खरीदें सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें। कभी भी इंस्टाग्राम की रील को देख के ना कंसीडर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आजकल मेरे सामने 2-3 रील आ गई, उसमें कोई सज्जन बता रहे थे और एक मैडम बता रही थी कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। हर आदमी के पास टाइम नहीं होता कि वो धूप में बैठ सके। उसका सोल्यूशन है कि आप लकड़ी के पाटे पे एक पानी की बोतल रखिए, उसको थोड़ा इतना खाली छोड़ दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। अपने ऑफिस वगैरह जाना है, इसको धूप में रख के चले जाइए। शाम को आके वो पानी पी लीजिए तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया है। मुझे कूलिंग से मालूम है कि विटामिन डी सूरज की रोशनी से नहीं आता। हमारी स्किन में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो दुनिया भर की चीजें जो होती हैं वो डॉक्टरों को पता होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सबसे मिलके विटामिन डी बनता है। यानी होता हमारे शरीर में ही है वो। ये देखिए ब्लैक स्टॉर्क सामने घूम रहा है। ये राजा जी नेशनल पार्क है जहां मैं गाड़ी चला रहा हूं। ये देखिए, ये माइग्रेटरी बर्ड है और यहाँ पे 10-15 है। अभी एक दिख रहा है, अक्सर इस जगह पे मिलते हैं। ये पानी कम था और जब वो जिमनी फंसी थी तो पानी ज्यादा था। सितंबर का महीना था ना, अभी तो ये मार्च का महीना है, तो उसमें दिखा नहीं पत्थर, उसमें चढ़ गई थी। तो इंस्टाग्राम पे रील है कि जी आप पानी की बोतल रख दो और विटामिन डी मिल जाएगा, जबकि हमारी बॉडी में फॉर्म होता है वो सूरज की रोशनी से, धूप से, है ना। ये पॉइंट है, ऐसी रील है। एक देखिए, एक पानी ये भी है, बारिश में इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर मैं गुरखा डाल दूंगा ना, वाटर वेडिंग 700 mm में निकल जाएगी लेकिन गाड़ी बह जाएगी, इतना फ्लो होता है इस नदी में। और ये मेरे रिजॉर्ट, जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क जाने का रास्ता है, मेरा रोज का है। यहीं पे धूल आती है अगर मैं विंडो, ये सब डियर की ड्रॉपिंग से। एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी एक इंस्टाग्राम पे रील आ रही थी कि नारियल पानी पीने से कोई फायदा नहीं होता, एकदम यूजलेस है। और बाकी जो कमियां बताई तो बताई। उसके बाद में उसने पूछा पॉडकास्ट में कि भाई इसका नाम नारियल कैसे पड़ा। बोला इसलिए कि ये रियल नहीं है ना, तो नॉट रियल से नारियल, ना रियल मतलब रियल नहीं है। ये डेफिनेशन दी उन्होंने नारियल का नाम पढ़ने की। आप अंदाजा लगाओ, मेरा कोई जजमेंट नहीं है कि। तो इस तरह से जब कोई रील कोई भी बना रहा होता है किसी बात के लिए, तो आपको उसकी ना तो क्वालिफिकेशन पता है ना कुछ बैकग्राउंड पता है। हम क्या करते हैं, उस रील को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप गाड़ी खरीदें, अच्छा खासा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हमने गाड़ी आनी तो मैंने रोक लिया, तो मैं अपना वीडियो कंक्लूड कर लेता हूँ कि जो भी गाड़ी खरीदो R&D करो, लेकिन इस बात पे डिपेंडेंट मत रहना कि किसी ने क्या रील बनाई कि उस रील में ये गाड़ी निकल गई, उस रील में वो गाड़ी निकल गई। ऐसा नहीं, R&D करके लेना। मैंने अभी गुरखा की बहुत बुराइयां थी, उसके बावजूद मैंने R&D करके ली और 15,940 किलोमीटर चलाने के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।